एपिसोड 526। चलो बुलावा आया है। अनिका और रोहित बड़े ही ध्यान से सीसीटीवी कैमरा से मिल रही फुटेज को फोन पर देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड नन्हे से एलेक्जेंडर को अपने साथ लिफ्ट से नीचे बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। मारवा हाउस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसका लाइव फुटेज रोहित के मोबाइल में देखा जा सकता था। रोहित एक के बाद एक कैमरा बदल बदल कर एलेक्जेंडर को फॉलो करने लगा था। एलेक्जेंडर को सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे की ओर ले जाने लगा। कोई और 6 साल का बच्चा अगर किसी अनजान आदमी के साथ ऐसी जगह पर जाता है तो शायद डर के मारे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता, मगर एलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी जगह पर जाना उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। बिना डरे, बिना हिचक के वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ बेसमेंट के कॉरिडोर में बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। फिर एक कमरे के सामने खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड ने एलेक्जेंडर को अंदर आने का इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से दरवाज़ा खोला और एलेक्जेंडर अपना नन्हा सा सर खुले दरवाजे में से अंदर डालते हुए धीरे से कमरे के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर रोशनी बहुत कम थी। ऊपर बैठे अनिका और रोहित को इंफ्रारेड कैमरे के जरिए एलेक्जेंडर उस वाले कैमरे में दिखाई दे रहा था। एलेक्जेंडर अंधेरे कमरे में अपनी आंखें छोटी करके रश्मि को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में जमीन पर पड़ी रश्मि पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, मगर वहाँ जितने भी बल्ब लगाए थे उसमें पावर बहुत कम था। जैसे जैसे एलेक्जेंडर अपने कदम रश्मि की ओर बढ़ाने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी। एलेक्जेंडर को इस बात का डर था कि कहीं भूख की वजह से रश्मि ने वहीं पर अपना दम तो ना तोड़ दिया हो। रश्मि की सांसें चल रही थी या नहीं, यह देखने के लिए एलेक्जेंडर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जब अनिका ने वीडियो कैमरे के जरिए रश्मि को ऐसा हालत में देखा तो अनिका के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी थी। उसने रोहित से कहा, यह क्या? कहीं रश्मि को कुछ? इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित ने हाथ के इशारे से अनिका को रोकते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी सांसें चल रही है। मेरे आदमी ने उन पर बराबर उस पर नज़र बनाए रखी है। 5 दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, इसलिए शायद अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची, मगर उसके कमरे में पानी का एक टैप फिट किया गया है। लगातार पानी पीती रहती है। रोहित की बात सुनकर अनिका ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ रहे एलेक्जेंडर के कदमों की आवाज़ जैसे ही रश्मि के कानों में पड़ी, धीरे से रश्मि ने अपना सर उठाया। जैसे ही रश्मि ने देखा कि एलेक्जेंडर के नन्हे से कदम ऊ की ओर आगे बढ़ रहे थे, कांपते हुए हाथों से रश्मि ने अपने शरीर को सहारा दिया और एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? रश्मि की आवाज़ सुनकर एलेक्जेंडर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। रश्मि की हालत देखकर एलेक्जेंडर की आंखें चौड़ी हो गई थी। रश्मि का चेहरा इस वक्त एलेक्जेंडर को काफ़ी डरावना लग रहा था। ऐसे अंधेरे कमरे में रश्मि को इस तरह देखकर किसी और छोटे बच्चे ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया होता, मगर यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह के तहखाने में एलेक्जेंडर को बचपन से रखा गया था। यह जगह उसके खुद के लिए कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। रश्मि अपने आप को ज़मीन पर घसीटते हुए एलेक्जेंडर के पास जाने लगी। इससे पहले कि रश्मि एलेक्जेंडर के पास पहुंचती, एलेक्जेंडर अपने कदम पीछे करते हुए रश्मि से कुछ दूरी पर चला गया। रश्मि ने फिर तेज सांसें लेते हुए कहा, अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए एलेक्जेंडर से कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मैं यहाँ भूख से तड़प रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? एलेक्जेंडर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई
कपड़े की बैग से एक गाजर निकाला और रेशमी के सामने फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही रेशमी ने वह गाजर उठाया, मगर जब रेशमी ने ध्यान से उस गाजर को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह गाजर काफ़ी बासी लग रहा था। हैरानी से अलेक्जेंडर की ओर देखकर रेशमी ने कहा, यह क्या लाए हो तुम मेरे लिए? मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए खाना लेकर आना, और तुम यह सड़ा हुआ गाजर लेकर आए हो मेरे लिए। रेशमी से कुछ कदमों की दूरी बनाए रखते हुए अलेक्जेंडर ने रेशमी की ओर देखकर कहा, बड़ी मुश्किल से यह लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब खा लो, इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए, वरना यह भी तुमसे छीन लिया जाएगा। अनिका और रोहित, जो यह सारी बातें रोहित के मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से सुन रहे थे, वह यह देखकर हैरान हो गए कि अलेक्जेंडर रेशमी के साथ इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अलेक्जेंडर ने रेशमी को बासी गाजर क्यों दिया, जबकि घर के नौकरों ने साफ साफ कहा था कि वह जो मर्जी चाहे वह खाना और वह वेजिटेबल्स अपने साथ ले जा सकता है। बेसमेंट के कमरे में रेशमी हैरानी से अलेक्जेंडर को देखने लगी थी। अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे लगता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाना चाहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से यह गाजर तुम्हारे लिए चुरा कर लाया हूँ। अब जल्दी खा लो इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए और यह गाजर भी तुमसे छीन लिया जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही बिना टाइम गंवाए रेशमी फटाफट गाजर मुंह में रखकर चबाने लगी। रेशमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंगल का खतरनाक भूखा जानवर शिकार को देखकर उस पर झपट पड़ा था। गाजर चबाते हुए रेशमी ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, कहीं तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो यह सब कुछ नहीं कर रहे हो? रेशमी की आवाज़ जैसे ही अनिका और रोहित के कानों पर पड़ी, वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रेशमी किस बदले की बात कर रही थी। एक छोटा सा बच्चा किसी के साथ बदला क्यों लेना चाहता होगा? यह बात दोनों को समझ नहीं आ रहा था। नीचे बेसमेंट में अलेक्जेंडर ने रेशमी की बात का जवाब देते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही हो? एक तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खतरे में डालकर किसी के घर से यह वेजिटेबल चोरी की है। अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं तुम्हारे साथ यह लोग मुझे क्या सज़ा देते। मगर मुझे लगता है कि मेरे पापा काफ़ी खतरनाक आदमी हैं। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले जाना चाहता हूँ, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुझे तो लगा कि अभी इसी वक्त वह अपना बेल्ट निकालकर मुझे पीटने लगेंगे, मगर किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया और आते आते तुम्हारे लिए यह गाजर लेकर आया हूँ। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रोज़ किसी न किसी तरह कोई ना कोई वेजिटेबल चुरा कर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रेशमी को इस वक्त रोहित पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। साथ ही साथ रोहित के लिए रेशमी के मन में नफरत भी बढ़ने लगी थी। अपने नाखून जमीन पर जोर से कुरेदते हुए रेशमी ने कहा, वह आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी इंसान एक औरत के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? वह मुझे भूखा मार देना चाहता है। अलेक्जेंडर ने रेशमी की बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें मिल सकता हूँ, मगर मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक यहाँ रुक गया। चलो अब मैं चलता हूँ। इससे पहले कि रेशमी अलेक्जेंडर को कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर दौड़कर दरवाज़ा की ओर चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने दरवाज़ा खोला, रेशमी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अलेक्जेंडर, मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा है वह सारी बातें याद है ना तुम्हें?
रश्मि की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी जगह से पीछे मुड़कर रश्मि को देखा और हवा में अपना एक हाथ लहराते हुए कहा, मुझे सब याद है। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर उस कमरे से बाहर निकला, रोहित ने अपने फ़ोन से नजरें हटाकर अनिका की ओर देखने लगा। अनिका और रोहित दोनों ही अलेक्जेंडर के बर्ताव को समझ नहीं पा रहे थे। अलेक्जेंडर जितने भी देर अंदर कमरे में रश्मि के साथ बात कर रहा था, उसने कभी भी रश्मि को माँ कहकर नहीं पुकारा था। अलेक्जेंडर की यह बात अनिका और रोहित दोनों को काफ़ी अजीब लग रही थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि के साथ जो कुछ भी किया था, उससे एक बात तो साफ था कि अलेक्जेंडर को रश्मि कुछ खास पसंद नहीं थी। कहीं ना कहीं यह नन्हा सा अलेक्जेंडर धीरे धीरे रोहित की आंखों में घर करने लगा था। रोहित ने अपनी धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह अलेक्जेंडर हम दोनों को बच्चा हो सकता है? कहीं ना कहीं अनिका को रोहित की इस बात में सवाल कम और उम्मीद ज़्यादा नजर आ रही थी। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित की बात का कोई जवाब दे पाती, अचानक ही बड़ी दादी माँ की केयरटेकर लीला वहाँ पर आ पहुँची। लीला को देखते ही अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अनिका को देखते हुए लीला ने कहा, दादी माँ ने आपको याद किया है। लीला की बात सुनते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। वह भी हैरानी से लीला की ओर देखने लगा। वो जानता था कि दादी माँ को अनिका कुछ खास अच्छी नहीं लगती थी और हो सकता था कि दादी माँ अनिका से मिलकर फिर से उसकी इंसल्ट करने लगे। मगर इससे पहले कि अनिका और रोहित लीला की बात को टाल सकते, लीला ने अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से आपको उन्हें एक बार मिल लेना चाहिए। दादी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही अनिका अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और रोहित से पूछा, क्या दादी माँ अपनी दवाइयाँ ठीक से तो ले रही है? रोहित ने अनिका को आश्वासन देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक टाइम पर उन्हें सारी दवाइयाँ दे देता हूँ और फिर लीला मौसी भी दादी माँ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। लीला ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में रोहित के सामने सर झुकाकर कहा, रोहित बाबा, बात यह है कि दादी माँ के भाई के घर से कोई उन्हें मिलने आया है और वह चाहती है कि बस कुछ देर अनिका जी उन्हें मिलकर जाए, बाकी आप दोनों की मर्जी। यह कहते हुए लीला वहाँ से वापस चली गई। लीला के जाते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। अनिका की आंखों में एक सवाल था जो रोहित ने पढ़ लिया था। अनिका के बिल्कुल पास आकर रोहित धीमी आवाज़ में अनिका से कहने लगा, मुझे पता है दादी माँ को मिलने कौन आया होगा। उनके भाई की बहू अपनी बहू को लेकर आई होंगी। उसे कोई मेडिकल इशू है। तुम अगर ना जाना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वह लड़की काफ़ी दुखी है। उसके घर वालों के साथ उसके संबंध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर हाँ, उसे आर्यन से काफ़ी लगाव था। आर्यन को भी उनसे काफ़ी लगाव था। उनका नाम हर्षिता है। मैं खुद भी तुम्हारे साथ ज़रूर आता, मगर मेरे ख्याल में दादी माँ तुमसे हर्षिता के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। उसका जो प्रॉब्लम्स है वह गायनेकोलॉजिकल है, इसलिए मेरा आना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम न जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, दादी माँ ने बुलाया है इसलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अनिका अच्छी तरह समझ रही थी कि रोहित क्या कहना चाहता है। रोहित मन ही मन हर्षिता की रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन में शायद हर्षिता ने ही आर्यन को काफ़ी अपनापन दिखाया होगा और आज बदले में रोहित यह चाहता है कि अनिका उसकी प्रॉब्लम्स दूर करने में उसकी मदद करे। अनिका भी उस इंसान को कभी नहीं टालना चाहती थी जिसने
नन्हे साजन को किसी भी तरह का सपोर्ट किया था, खासकर तब जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ मौजूद नहीं थी। अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलने जाती हूँ। तो कहाँ मिलने जाती है? इसके आगे हुआ क्या, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।